हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारबी। आज हम करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। लास्ट वीडियो में हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी वो स्टडी किया था और उससे पहले थोड़ा हमने कुछ टर्म्स देखे थे। आज हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे प्रमोटर्स और एक होते हैं हमारे इनहिबिटर्स, है ना। प्रमोटर्स कौन होते हैं ये मैंने आपको बताया था, जो इनका नाम में ही पता चला है। प्रमोटर्स मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे उन्हें हम कहेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, है ना। और इनहिबिटर्स जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, मतलब जो प्लांट की ग्रोथ को रोक देंगे, होने नहीं देंगे, वो कहेंगे इनहिबिटर्स। तो मैंने आपको बताया था कि तीन हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, वो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन्स। और जबकि दो ऐसे होते हैं हमारे एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को, है ना। और मैंने आपको इथाइलिन के बारे में एक और चीज बताई थी कि जो इथाइलिन है ये क्या करता है, कभी कभी ये ग्रोथ को प्रमोट भी करता है और कभी कभी ये इनहिबिट करता है ना। ये दोनों फंक्शन शो करता है। लेकिन अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं इनहिबिटर्स की कैटेगरी में। इथाइलिन इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आता है क्योंकि ज्यादातर फंक्शन ये इनहिबिट वाले ही शो करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक ऑक्सिन के बारे में। ठीक है, ऑक्सिन हमारा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले डिस्कवरी ऑक्सिन की हुई थी और ये क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है। ये ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करेगा, सेल को इलोंगेट करेगा, रूट इनिशिएशन करेगा, जिससे क्या होगा, कुछ ऐसे ऐसे फैक्टर्स प्लांट में इनिशिएट करेगा जिसकी वजह से उसको ग्रोथ में आसानी हो। तो क्या है वो फैक्टर्स, पहला है सेल इलोंगेशन, सेल को इलोंगेट करता है। ठीक है, स्पेशली स्टेम की, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है। एक जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमेशा ज्यादातर पूछा जाता है वो है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या है, एपिकल डोमिनेंस मतलब जो ऑक्सिन होता है ना, ये क्या करता है, ये एपिक्स पे पाया जाता है, यहाँ डोमिनेंट होता है, यहाँ पाया जाता है, तो ये इसी की ग्रोथ करता है। इसकी वजह से ना जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं प्लांट्स की, वो ग्रो नहीं कर पाती हैं अच्छे से। ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस का फिनोमेना शो करता है। जो क्या होता है, टिप ऑफ शूट सप्रेसेस ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। जो साइड से जो लेटरल बर्ड्स होती है वो ग्रो नहीं कर पाती है। अगर हमें उसको ग्रो करना है तो हमें ये पोर्शन कट करना पड़ेगा, तभी जाके वो ग्रो कर पाएंगी। ठीक है, तो ये आता है कि एपिकल डोमिनेंस कौन शो करता है, ऑक्सिन। कैसे याद करोगे, ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है कि वो सिर्फ एपिक्स की ग्रोथ होती है, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को रोकता है। नेक्स्ट है हमारा रूट इनिशिएशन। अब देखो, जब रूट ग्रो करेगी तभी तो प्लांट भी ग्रो करेगा ना, तो रूट इनिशिएशन शो करता है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्पफुल है, जिसको हम कट करके प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स एब्सेशन। एब्सेशन मतलब गिरना, लीफ या फ्रूट को फॉल होने से बचाता है। ठीक है, बचाता है तो प्लांट हेल्दी ग्रो करेगा, है ना। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में भी ऑक्सिन का यूज होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऑक्सिन का एग्रीकल्चर में यूज होता है एज अ वीडीसाइड, वीड्स को किल करता है। और किस फॉर्म में, 2,4-D के फॉर्म में। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनाता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मतलब सीडलेस फ्रूट्स। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा अपने आसपास कि जिन लोगों को स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है उनको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि तुम ना टमाटो नहीं खाना, या खाओगे तो उसके सीड्स मत खाना। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बेटर है ना कि वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जैसे की प्रोसेस से सीडलेस टमाटो खा सकते हैं, है ना। तो जो ऑक्सिन है ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को प्रमोट करता है और वीड्स को भी किल करता है। ठीक, नेक्स्ट नीट टिप, डार्विन ने डिस्कवर किया था फोटोट्रोपिज्म ऑक्सिन की वजह से। जब फोटोट्रोपिज्म का एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसे ऑक्सिन के बारे में पता चला था। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स को हम जिब्रेलिक एसिड के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी प्रमोटर है, ये भी कुछ ऐसे काम करेगा जिससे ग्रोथ प्रमोट होगी। स्टेम को इलोंगेट करता है। ठीक है, ड्वार्फिज्म को ब्रेक करता है। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, अगर उनको हमें हाइट देनी है तो जिब्रेलिन का उसमें स्प्रे कर देंगे तो हो जाएगा काम। जैसे आपने देखा होगा कि जो गोभी वगैरह होती है ना, तो ये ग्राउंड से बिल्कुल ऐसे चिपकी होती है ऐसे ना, तो इसमें अगर जिब्रेलिन को हम स्प्रे कर दे तो क्या कहते हैं, जिब्रेलिन इनकी स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है। स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है तो जो फ्लावर है, ये जो गोभी वगैरह, पत्ता गोभी या जो भी कैबेज वगैरह है, ये अच्छी तरह से जो है फुली बढ़िया से डेवलप होके आता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बोल्टिंग। बोल्टिंग मतलब कि जो ये रोजेट प्लांट हैबिट होते हैं, जो बिल्कुल ऐसे जमीन से चिपके होते हैं और बिल्कुल ऐसे फ्लावर की तरह फैले होते हैं, इनमें जो रैपिड स्टेम इलोंगेशन में ये हेल्पफुल करता है। ठीक है, कौन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट है डोरमेंसी को ब्रेक करता है।
जब डॉर्मेंसी ब्रेक होगी तभी सीड जर्मिनेट करेगा, ठीक है, जर्मिनेशन में हेल्पफुल करता है। फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सीडलेस ग्रेप्स एप्पल्स को प्रोड्यूस करता है। एंड डिले सेनिसेंस, सेनिसेंस मतलब क्या होता है, एजिंग, बुढ़ापा, जो प्लांट में जो बुढ़ापा आता है उसे सेनिसेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये लीव्स और फ्लावर्स को फ्रेश रखता है, उन्हें गिरने से बचाता है और डेनिसेंस को डिले, सेनिसेंस को डिले करता है, ठीक है। बैकनी डिजीज इन राइस कहां से आई थी, जिब्रेला फंगस, जो जिब्रालिन प्रोड्यूस करता है, यहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, अगेन सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन, ठीक है, याद रहेगा। डिले सेनिसेंस, ये भी वही काम करता है, सेनिसेंस को डिले करता है। एंटी एजिंग हार्मोन है, लीव्स को ग्रीन रखता है और इस इफेक्ट को कहते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। क्या है ये रिचमंड लैंग इफेक्ट, ये जो है ना साइटोकाइनिन की प्रॉपर्टी है कि ये प्लांट को बूढ़ा होने से बचाता है, एंटी एजिंग हार्मोन है, पत्तियां ग्रीन रखता है। ये जो प्रॉपर्टी थी साइटोकाइनिन की, इसको दो साइंटिस्ट रिचमंड एंड लैंग ने इसकी डिस्कवरी करी थी। इस प्लांट की साइटोकाइनिन के इस प्रॉपर्टी को इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने, इसलिए इस इफेक्ट को कहते हैं हम रिचमंड लैंग इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा साइटोकाइनिन का, कि ये न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज करता है स्टोरेज ऑर्गन्स के लिए जो यूजफुल है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, लेटरल बड की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑक्सिन के केस में हमने क्या पढ़ा था कि ए फॉर ऑक्सिन और ए फॉर एपिकल डोमिनेंस, ऐसा कहा था ना मैंने कि मतलब कि जो ऑक्सिन है वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, ऑक्सिन जो लेटरल बड से इनकी ग्रोथ को रोकता है, लेकिन साइटोकाइनिन हमारा एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो ऑक्सिन के एंटागोनिस्ट काम करता है। एंटागोनिस्ट मतलब जो ऑक्सिन की जो प्रॉपर्टी है कि एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करना, इसके उल्टा, एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट, ठीक है, तो वो हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन इस प्रॉपर्टी के मामले में, एपिकल डोमिनेंस के मामले में एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है कि टिश्यू कल्चर, साइटोकाइनिन की डिस्कवरी कैसे थी, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट ने देखा कि टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन के साथ कुछ एक केमिकल सब्सटेंस है तभी सेल डिवाइड हो रहा है, अगर वो केमिकल सब्सटेंस नहीं है तो सेल डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो केमिकल सब्सटेंस बाद में उन्होंने क्या कहा था, साइटोकाइनिन। तो देखो अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के रेशियो में सेल डिवीजन के टाइम पे, टिश्यू कल्चर के टाइम पे अगर ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो वहां पे रूट्स का डेवलपमेंट होता है पहले, और अगर साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो शूट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशियो में ऑक्सिन ज्यादा तो रूट बनेगा, साइटोकाइनिन ज्यादा तो शूट बनेगा, ठीक है। और पहला डिस्कवर साइटोकाइनिन कौन था, नीट का टिप है ये काइनेटिन था, सिंथेटिक आर्टिफिशियल, और नेचुरल अगर पूछे तो कौन था, जियाटिन था, ठीक, ओके। नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड, अभी आगे हमारे ग्रोथ इनहिबिटर, जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, पत्तियां झड़ाएंगे, सेनिसेंस कर देंगे, है ना, कुछ ऐसे फैक्टर्स लाएंगे प्लांट में जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाए। क्या है, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्यों कहते हैं भाई इन्हें स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लांट को बचाता है ये, ठीक है। इंड्यूसेस डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड, अब डोरमेंसी ले आया, अब डोरमेंट स्टेट में अगर चला गया तो फिर कैसे ग्रो कर पाएगा, है ना। अभी डोरमेंसी क्यों ला रहा है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, प्लांट को बचा रहा है, उसको डोरमेंट स्टेज में डाल देता है। एब्सिसन लीव्स और पत्तियां गिरा देता है, फ्रूट्स वगैरह। जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देता है, स्टोमेटा क्लोज कर देता है, जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है तो अभी प्लांट को बचाने के लिए क्या करता है, स्टोमेटा बंद कर देता है, इसलिए इसे हम स्ट्रेस हार्मोन कह रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट में जो है कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ना कि एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई थी, एक साइंटिस्ट ने डोरमेंट डिस्कवर किया, एक ने एब्सिसिन सेकंड डिस्कवर किया, तो ऐसे जब अलग अलग डिस्कवरी हुई तो लास्ट में पता चला कि अरे भाई वो तो एक ही चीज है, तो उन्होंने एब्सिसिक एसिड नाम दिया, ठीक है। तो ये डोरमेंट और एब्सिसिन 2 जो है ये एब्सिसिक एसिड के ही नेम है, ओके ओके। नेक्स्ट लास्ट वाला जो हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो है इथाइलिन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही बनता है कि कौन सा ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर है इथाइलिन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, गैसेस फॉर्म में है तो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, फ्रूट पकाता है आपके बनाना, मैंगो, टमाटोस, ठीक है। अब ये भी देखो मैंने आपको इथाइलिन के बारे में आपको बात बताई थी, अभी भी बताई, कल भी बताई कि जो इथाइलिन है ये प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों की कैटेगरी में आता है, कहा था ना। लेकिन वैसे हम इसको रखते हैं इनहिबिटर की कैटेगरी में, बट कुछ फीचर्स हैं जो ये प्रमोटर वाले भी शो करेगा। तो अब यहाँ जो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, इसमें आपको कुछ ऐसे फीचर दिखेंगे जो ग्रोथ को प्रमोट करने, कुछ हैं जो
घटा रहे हैं। जैसे स्टिमुलेट एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्रूट, पत्तियों को गिरा देता है, ये तो इनहिबिट हो गई ग्रोथ। प्रमोट सेनिसेंस एजिंग, ये भी क्या हो गया हमारा, कौन सा फैक्टर हो गया, इनहिबिट वाला। लेकिन ये वाला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। जो इथाइलिन है ये ट्रिपल रिस्पॉन्स इन सीडलिंग्स, जो सीडलिंग्स होते हैं उनमें ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है। क्या, पहला है शॉर्टनिंग ऑफ स्टेम, स्टेम छोटा रखता है, थिकनिंग मोटा रखता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स इन सीडलिंग्स, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए ऐसा क्वेश्चन आता है। कौन सा है हमारा, इथाइलिन है। ठीक है, क्या क्या है वो ट्रिपल रिस्पॉन्स, स्टेम को शॉर्ट करता है, थिकनिंग एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बड। अब देखो डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, यानी कि ग्रोथ प्रमोट कर रहा है ना, ये फैक्टर आपके ग्रोथ प्रमोटर वाले आगे। रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट हेयर फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है, वाटर बेटर वाटर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इथाइलिन के फीचर्स। अब नीट के लिए टिप क्या है कि इथाइलिन जो है, मैंने आपको बताया ना, आर्टिफिशियल रैटनिंग में यूज होता है फ्रूट्स की। आम की पेटी में केमिकल रखते हैं, कहा था ना मैंने कल, तो क्या होता है वो, एथेफॉन। एथेफॉन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारा इथाइलिन गैस रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे फ्रूट पक जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये 5 के 5 फोटो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर समझ में आए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से मतलब क्वेश्चन तो इन 5 में से जरूर बनता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोटो पीरियोडिज्म इन प्लांट्स। देखो मीनिंग देखो, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, पीरियोडिज्म मतलब ड्यूरेशन। तो प्लांट्स में लाइट ड्यूरेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रिस्पॉन्स है प्लांट का टुवर्ड्स लाइट ड्यूरेशन, इसे हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। Photoperiodism is the response of plants to the relative length of day and night. Photoperiod मतलब कि प्लांट्स का क्या रिस्पॉन्स रहता है डे और नाइट की लेंथ में, फॉर फ्लावरिंग एंड अदर ग्रोथ प्रोसेसेस। ठीक है, फ्लावरिंग और ग्रोथ प्रोसेस के लिए प्लांट को कितना दिन चाहिए, कितना अंधेरा चाहिए, ये सारा जो होता है फोटोपीरियोडिज्म कहलाता है। प्लांट्स तभी फ्लावर करते हैं जब उन्हें राइट अमाउंट ऑफ लाइट मिलती है एक दिन में। ठीक है, एक दिन में हम कहते हैं 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से हमने 12 घंटे लाइट है, 12 घंटे डे है और 12 घंटे नाइट है ना। तो इसमें से प्लांट्स को जब राइट अमाउंट ऑफ लाइट मिलेगी तभी वो फ्लावर करते हैं। अब देखो डिस्कवरी, फोटोपीरियोडिज्म की डिस्कवरी किसने करी थी, सबसे पहले से गार्डनर एंड एलार्ड ने देखा था। किसमें देखा था, टबैको एंड सोयाबीन प्लांट्स में देखा था। ठीक है, कब देखा था, 1920 में देखा था। उन्होंने देखा कि दे नोटिस दैट सम प्लांट्स फ्लावर ओनली व्हेन एक्सपोज्ड टू अ सर्टेन डे लेंथ। जब 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे मतलब कुछ ऐसे फ्लावर्स थे, जब उन्हें एक पर्टिकुलर लाइट दी तभी वो फ्लावर कर रहे थे, ना उससे ज्यादा लाइट में ना उससे कम लाइट में। ठीक है, तब ये डिस्कवरी हुई थी फोटोपीरियोडिज्म की। देखते हैं अब फोटोपीरियोडिज्म के बेसिस पे ना प्लांट्स को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में। ठीक है, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ लाइट वो ले रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है उनका अमाउंट ऑफ लाइट में, उसके बेसिस से। पहला है शॉर्ट डे प्लांट। अब नाम ही है उसका शॉर्ट डे प्लांट, नाम से ही पता चल रहा है कि शॉर्ट डे, इनको दिन का अमाउंट कम चाहिए, लाइट कम चाहिए फ्लावरिंग के लिए, है ना। अब लाइट कम चाहिए, शॉर्ट डे है, तो रात कैसी होगी, रात ज्यादा चाहिए होगी। रिक्वायर लॉन्ग नाइट एंड शॉर्ट डे फॉर फ्लावरिंग। ठीक है, और नाइट शुड बी लॉन्गर देन अ क्रिटिकल पीरियड, मतलब 12 घंटे से ज्यादा। क्रिटिकल पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जो मिनिमम, कहते हैं ना मामला क्रिटिकल है, करना पड़ेगा कुछ, मतलब क्रिटिकल मतलब कि एक मिनिमम लोअर लिमिट जो है वो हम कह सकते हैं। तो नाइट्स जो है क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और एक और चीज है, अगर डार्क पीरियड एक इवन बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट भी वहां पे इंटरप्ट हो गया ना, तो फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। मानो कि एक प्लांट को हमने 13 घंटे के लिए नाइट चाहिए, उसे अंधेरा चाहिए फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, हमने उसको 13 घंटे अंधेरा दिया, बट उस 13 घंटे में अगर हमने 1 मिनट 1 या 1 सेकंड के लिए भी एक फ्लैश ऑफ लाइट ऑन कर दिया तो उस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये काफी ध्यान रखने वाली बात है कि नाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल्स कौन से शॉर्ट डे प्लांट्स के, सोयाबीन, क्रिसैंथेमम, टबैको, इनको क्या है, धूप कम चाहिए और अंधेरा ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, अगेन नाम से पता चल रहा है लॉन्ग डे, दिन लंबे चाहिए उन्हें, और दिन लंबे चाहिए तो फिर रात कैसी होगी, शॉर्ट होगी। ठीक है, तो डे जो है उनका क्रिटिकल ड्यूरेशन से दिन ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल व्हीट, बार्ली, स्पिनच, रेडिश, ये जो है हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कितनी लाइट दो अंधेरा दो, इनको कोई मतलब नहीं, अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल टमाटो, क्यूकम्बर, कॉटन, सनफ्लावर। ठीक है, तो ये 3 प्लांट्स थे, फोटोपीरियोडिज्म के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फोटोपीरियोडिज्म के बेसिस पे। एक है क्रिटिकल फोटो पीरियड। क्रिटिकल मतलब अगर हम लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करें तो लॉन्ग डे प्लांट्स को मिनिमम डे लेंथ कितनी चाहिए, वो लॉन्ग डे प्लांट्स का क्रिटिकल मामला हो गया। और शॉर्ट डे प्लांट की बात अगर हम करते हैं, उनको मैक्सिमम डे लेंथ कितनी चाहिए फ्लावरिंग के लिए, ये है क्रिटिकल फोटो
पीरियड, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि डार्क पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट पीरियड से, कि प्रूफ है कि अगर डार्क पीरियड में अगर एक फ्लैश ऑफ लाइट भी दे दे तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाते, तो डार्क पीरियड इज मोर इंपॉर्टेंट देन शॉर्ट पीरियड या लाइट पीरियड, ठीक है। परसेप्शन ऑफ लाइट, भाई प्लांट को पता कैसे चलता है कि कितनी लाइट मिली उन्हें, ठीक है। ये पता काम है पता करने का पत्तियों का, फ्लावर्स का नहीं है। ये पत्तियां इस चीज को सेंस करती है कि उन्हें सही अमाउंट ऑफ लाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है, और उसके बाद वो सिग्नल भेजती है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है फोटोपीरियोडिज्म में? तो एक हार्मोन है, एक फ्लावरिंग हार्मोन है जिसका नाम है फ्लोरिजन। ऐसा माना जाता है कि वो प्लांट में फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन प्रोड्यूस करता है इसको? प्रोड्यूस करता है लीव्स, लीव्स प्रोड्यूस करता है, और फिर लीव्स जो है इसको शूट अपेक्स में भेज देगा फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो लीव ही है हमारा जो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डिटेक्ट कर रहा है कि लाइट हमें सही अमाउंट पर मिल रही है नहीं मिल रही है, और लीव ही है जो हमारा फ्लोरिजन हार्मोन को बना के शूट अपेक्स में भेज रहा है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, फोटोपीरियोडिज्म एंड फाइटोक्रोम्स, ठीक है। फोटोपीरियोडिज्म जो है एक पिगमेंट से कंट्रोल होता है जिसे हम कहते हैं फाइटोक्रोम। ये क्या है? फोटो रिसेप्टर है, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ लाइट आ रहा है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। तो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक है पीआर, एक है पीएफआर। पीआर वाला जो है ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है लगभग 660 नैनोमीटर की लाइट को, और पीएफआर जिसे हम फार रेड लाइट कहते हैं 730 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और यही जो बैलेंस है पीआर और पीएफआर के बीच का बैलेंस जो है प्लांट को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल करता है कि कितनी लाइट उनके पास आ रही है, ये जो वेवलेंथ है इसके बेसिस पे, ठीक, ओके। तो ये फोटोपीरियोडिज्म खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्नलाइजेशन इन प्लांट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिनको फ्लावरिंग के लिए ठंडे एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, जैसे माना अभी समर में ग्रो किया, या हम समर में उसे ग्रो करना चाहते हैं, तो वो फ्लावरिंग उसमें होगी नहीं, प्लांट ग्रो कर जाएगा, फ्लावरिंग नहीं होगी, तो उसको विंटर तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो क्या करते हैं, इसमें हम कोल्ड ट्रीटमेंट दे देते हैं, लो टेम्परेचर आर्टिफिशियल लो टेम्परेचर को दे देते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लावरिंग कर जाता है। तो यही है वर्नलाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग फ्लावरिंग इन प्लांट्स बाय एक्सपोजिंग देम टू अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर उनको प्रोवाइड कर दो तो प्लांट्स में फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स को एक कोल्ड सीजन की जरूरत है फ्लावर करने के लिए, या तो उन्हें पूरा नेक्स्ट सीजन तक वेट करना पड़ेगा तभी हो सकता है। क्यों जरूरत है भाई वर्नलाइजेशन की? वेट करने तो प्लांट को अगले महीने तक, अगले साल तक वेट करेगा। तो बहुत से प्लांट हैं, स्पेशली दोस्त दैट ग्रो इन टेम्परेट रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स में जो ग्रो करते हैं वो फ्लावर कर ही नहीं पाते जर्मिनेशन के बाद भाई, ठीक है, गर्मी में। तो उनको भाई विंटर सीजन में जाना पड़ेगा बिफोर फ्लावरिंग इन स्प्रिंग, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है कि जो रिप्रोडक्शन है, फ्लावरिंग और जो सीड फॉर्मेशन है वो सही टाइम पे हो जाए। ज्यादा विंटर में होगा तब भी प्लांट के लिए प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम वर्नलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं कि सही टाइम पे उसके लिए प्लांट का फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन हो जाए ताकि वो सरवाइव कर पाए, ठीक। एग्जांपल्स क्या हैं? बाइएनियल प्लांट्स, जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में 2 साल लगते हैं। इस साल हमने उगाया, इस साल भाई उसकी बढ़िया वेजिटेटिव ग्रोथ हुई, लेकिन उसको एक और ठंड का पीरियड चाहिए तब जाके फ्लावरिंग करेगा, तो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो इसलिए ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट करते हैं, जैसे कैरेट, कैबेज, शुगर बीट, इनको क्या करते हैं, इनको वेजिटेटिवली पहले साल में इनको जो है वर्नलाइजेशन की प्रोसेस से ग्रो कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये 1 साल तो वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे अपनी, और फिर ठंडा टेम्परेचर चाहिए सेकंड साल, तब जाके इसमें फ्लावरिंग होगी। तो 2 साल तक अब इतना टाइम नहीं है, हमारी लाइफ बहुत फास्ट चल रही है ना, तो इसलिए वर्नलाइजेशन की जरूरत है। जो बाइनियल प्लांट्स जो 2 साल ले रहे हैं उनको जल्दी उनमें फ्लावरिंग होने के लिए किया जाता है, ठीक है। विंटर वैरायटीज ऑफ सीरियल, कुछ होता है ना जो विंटर में ग्रो करते हैं, उनको अगर हमें समर में ग्रो कराना है तब भी हम इस प्रोसेस के थ्रू करा सकते हैं। व्हीट, बार्ले, राई, ठीक है, जिनको कोल्ड पीरियड चाहिए फ्लावरिंग से पहले, तो उनको वर्नलाइजेशन डाल दो उसमें और हो जाएगा जल्दी। इफेक्ट क्या है वर्नलाइजेशन के? अर्ली फ्लावरिंग इंड्यूस कर दे रहे हैं ना, जो विंटर सीरियल से समर में अगर हमें खाने का मन है, उनको बेनिफिट चाहिए तो ग्रो कर लो। और अगर वर्नलाइजेशन प्रोवाइड ना किया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फ्लावर वेजिटेटिव उसमें ही रहेगा, टाइम ड्यूरेशन लंबा लेगा बस वो अपना, है ना, जो 1 साल में या कुछ महीने में जहाँ पे वो वर्नलाइजेशन की वजह से पूरा कंप्लीट ग्रो कर दे रहा था, वहां अगर नहीं प्रोवाइड करोगे तो अपना लंबा समय लेगा, या फिर फ्लावरिंग बहुत लेट करेगा, ठीक, ओके। नेक्स्ट हमारा सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो दाल वगैरह रहती है, अगर हम उसे रात को भिगा दें तो स्प्राउट्स बन जाते हैं, है ना, फिर हम उसको खाते हैं कि चलो हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी सीड हेल्दी है,
हम उसको फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं, उसके बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाती है, तो इसे हम कहते हैं सीड डोरमेंसी। ठीक है, तो सीड डोरमेंसी एक ऐसी कंडीशन है जहां पे अलाइव है सीड बट स्टिल वो जर्मिनेट नहीं कर पा रही उसको फेवरेबल कंडीशंस देने के बाद भी। फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, सनलाइट सब दे रहे हैं हम उसे, फिर भी ग्रो नहीं कर पा रहा, तो मतलब सीड हमारा डोरमेंट फेज में चला गया। ठीक है, सीड हेल्दी है बट वो सो रहा है जर्मिनेट करने से पहले। ठीक है, अब क्यों होता है भाई सीड डोरमेंसी? सीड डोरमेंसी का रीजन या तो एक हो सकता है कि जो सीड की जो आउटरमोस्ट कोट है ना वो काफी हार्ड हो गई है, जो उसको प्लांट ब्रेक करके नहीं बाहर आ पा रहा है। ठीक है, या वहां पे कुछ केमिकल इनहिबिटर्स पाए जाते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना एब्सिसिक एसिड जो हमारी ग्रोथ को रोकता है, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, इस तरह के या तो कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है उसके आसपास जो ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं, या एम्ब्रियो हमारा इमेच्योर है इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, तो अब करें क्या हम भाई सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए? तो कुछ नहीं करना हमें, काफी आसान है। सीड को बैरियर जो होते हैं ना कुछ सीड्स में, वो तो मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक हो जाते हैं, या तो चाकू से हम उसको हल्का सा कुरेद दें, सैंड पेपर आता है उससे हल्का सा कर दें, ठीक है, या विगरस शेकिंग से भी हमारा सीड डोरमेंसी ब्रेक हो जाता है, फिर जर्मिनेट करने लगेगा। और नेचर में क्या होता है? नेचर में ये जो एब्रेशंस या स्क्रैचेस कैसे आते हैं? बाय माइक्रोबियल एक्शन से आ जाते हैं, या एनिमल्स, हम लोग जो फ्रूट खाते हैं ना और फिर हम सीड्स फेंक देते हैं, या एनिमल्स जो फ्रूट्स खाते हैं एनस के थ्रू जो उनका एक्सक्रीशन हो जाता है उसमें सीड्स निकलते हैं, तो उनकी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब सीड जाता है तो उसमें जो है माइनर एब्रेशंस हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन में जब सीड बाहर निकलता है वो ग्रो कर जाता है। ठीक, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस को हम रिमूव कर सकते हैं, है ना? बाय कैसे रिमूव करेंगे? टू चिलिंग कंडीशंस और बाय अप्लाइंग ऑफ सर्टेन कंडीशंस केमिकल्स लाइक जिब्रेलिक एसिड एंड नाइट्रेट्स। ऊपर पढ़ा ना, जिब्रेलिक एसिड जो है ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है ना? तो जिब्रेलिक एसिड्स या नाइट्रेट्स का एप्लीकेशन कर दो या चिलिंग कंडीशंस दे दो सीड को, वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, या क्या करना है? चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन, लाइट टेम्परेचर को चेंज कर दो, ये भी कुछ अदर मेथड्स हैं हमारी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक, पूरा चैप्टर। यहाँ हमने पूरा इसको कंप्लीट स्टडी कर दिया है, एक एक पॉइंट्स मैंने कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। कुछ भी अगर आपको लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो मुझे बताइए। ठीक है, और अगर आपका कोई मन हो कि मैं नेक्स्ट ये टॉपिक लेके आऊं आपके लिए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।